कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी पेंशन और भविष्य निधि व्यवस्था में जो हालिया बदलाव हुए हैं उनका सीधा असर लाखों कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिवारों पर पड़ रहा है। यह विषय केवल नियमों का नहीं है बल्कि उन लोगों की जीवन यात्रा का है जिन्होंने अपनी जवानी काम में लगा दी और अब बुढ़ापे में सम्मानजनक सुरक्षा चाहते हैं। ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना सिर्फ मासिक राशि नहीं बल्कि वर्षों की सेवा, ईमानदारी और मेहनत का भरोसा है। इसी भरोसे को मजबूत करने के लिए प्रणाली को आसान, पारदर्शी और ज्यादा डिजिटल बनाया जा रहा है ताकि किसी को अपने अधिकार के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े और हर जरूरी जानकारी समय पर सही तरीके से मिले। अब सबसे पहले उस बदलाव की बात करते हैं जो निकासी के नियमों में किया गया है। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए धन निकासी से संबंधित नियमों में बुनियादी संशोधन किए हैं जो 13 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुके हैं। इस बदलाव का मकसद यह है कि भविष्य निधि कोष और ईपीएस 95 पेंशन कोष दोनों में आंशिक निकासी की प्रक्रिया व्यवस्थित, ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा डिजिटल हो जाए। पहले कई कर्मचारी नौकरी बदलने, नौकरी छोड़ने या अचानक बेरोजगार होने पर निकासी को ही तुरंत राहत का रास्ता मान लेते थे क्योंकि प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल लगती थी। नई व्यवस्था में सोच यह है कि निकासी यदि हो भी तो योजनाबद्ध ढंग से हो ताकि रिटायरमेंट सुरक्षा का कवच अनजाने में कमजोर न पड़े। इसलिए आज की जरूरत के साथ साथ भविष्य के खतरे और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी से जुड़ा सबसे चर्चित परिवर्तन ईपीएस 95 के अंतर्गत निकासी के नियमों में आया है। पहले नियम के अनुसार यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता था या बेरोजगार हो जाता था तो 2 महीने की प्रतीक्षा अवधि के बाद वह अपनी ईपीएस राशि के दावे के लिए पात्र हो सकता था। कई परिवारों के लिए यह प्रावधान आर्थिक संकट के समय तात्कालिक राहत बन जाता था। अब संशोधित नियमों के तहत ईपीएस 95 की राशि निकालने के लिए 36 महीने यानी पूरे 3 वर्ष की प्रतीक्षा अवधि रखी गई है। यह अवधि निश्चित रूप से लंबी है और कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है, खासकर उनके लिए जिन पर घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई, किराया, दवाइयों और जिम्मेदारियों का दबाव ज्यादा है। लेकिन उद्देश्य यह बताया जा रहा है कि पेंशन की मूल निधि को जल्दबाजी में समाप्त न किया जाए और उसे बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए संरक्षित रखा जाए। इस बदलाव को समझने का सबसे व्यावहारिक तरीका यही है कि ईपीएस को एक अंतिम सुरक्षा जाल की तरह देखा जाए, न कि हर संकट में तुरंत टूट जाने वाले साधन की तरह। अगर परिवार को कभी अचानक खर्च का सामना करना पड़े तो 3 साल तक प्रतीक्षा करना मुश्किल लग सकता है। इसलिए अब पहले से ज्यादा जरूरी है कि हर परिवार अपनी आपातकालीन निधि तैयार करे, स्वास्थ्य बीमा को प्राथमिकता दे और मासिक खर्चों में एक छोटा हिस्सा व्यवस्थित बचत के रूप में अलग रखे। यह बात जितनी सरल लगती है उतनी ही उपयोगी है क्योंकि नियम बदलने के बाद वित्तीय अनुशासन ही संकट में सबसे बड़ा सहारा बनेगा। इसी विषय पर आगे भी समय समय पर अपडेट और व्यावहारिक सलाह चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि कोई जरूरी बदलाव आपकी नजर से न छूटे। पेंशन भुगतान व्यवस्था में भी बड़ा डिजिटल परिवर्तन लागू किया गया है। ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी सीपीपीएस लागू कर दी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब पेंशन भोगियों को यह चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि उनका पेंशन भुगतान आदेश किस शहर या किस शाखा से जारी हुआ था। अब देश के किसी भी भाग में स्थित किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से मासिक पेंशन प्राप्त करना ज्यादा सरल बनाया गया है। यह सुविधा उन पेंशनरों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अपने मूल स्थान से दूर दूसरे शहर या राज्य में रहते हैं और जिन्हें पहले पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया के लिए
लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। यह बदलाव सुविधा के साथ साथ सम्मान भी देता है, क्योंकि बुजुर्गों को बार बार भागदौड़ के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन इस नई प्रणाली का सही लाभ तभी मिलेगा जब पेंशन भोगी की जानकारी डिजिटल रूप से बिल्कुल सही हो। बैंक खाता, आधार, मोबाइल नंबर, नाम की वर्तनी, जन्मतिथि और केवाईसी विवरण, इनमें यदि कोई भी त्रुटि होगी तो भुगतान में रुकावट आ सकती है या सत्यापन में देरी हो सकती है। इसलिए एक बेहद जरूरी कदम यह है कि पेंशन भोगी अपने रिकॉर्ड को समय रहते जांचें और कोई गलती हो तो तुरंत सुधार कराएं। अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग पेंशन भोगी डिजिटल प्रक्रियाओं से परिचित नहीं है तो उनकी मदद करना आपका सामाजिक दायित्व भी बनता है। आप उनके साथ बैठकर जानकारी चेक करा दें, जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी, स्कैन तैयार करवा दें और अपडेट की प्रक्रिया समझा दें। ऐसी ही उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी आगे भी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब न्यूनतम पेंशन के उस मुद्दे पर आते हैं जो वर्षों से लाखों बुजुर्गों के लिए दर्द का कारण बना हुआ है। ईपीएस 95 के अंतर्गत वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रतिमाह है, जिसे लगभग 11 वर्ष पहले निर्धारित किया गया था। इस अवधि में महंगाई, किराया, बिजली, पानी, दवाइयां, इलाज, यात्रा और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं, लेकिन न्यूनतम पेंशन की राशि वहीं की वहीं बनी हुई है। नतीजा यह है कि कई बुजुर्ग आज भी इसी राशि में अपना जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से श्रम मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने इस विषय की समीक्षा कर न्यूनतम पेंशन में तत्काल वृद्धि की सिफारिश की है। समिति का मत है कि मौजूदा राशि पेंशन भोगियों की मूल जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रही। यह सिफारिश अभी विचार विमर्श के चरण में है और अंतिम निर्णय सरकार को लेना है, लेकिन संकेत यह जरूर देते हैं कि आने वाले समय में इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठ सकता है। न्यूनतम पेंशन की चर्चा केवल आंकड़े नहीं है, यह बुजुर्गों के सम्मान और आत्मनिर्भरता की चर्चा है। जब एक परिवार का कमाने वाला व्यक्ति रिटायर होता है तो उसका स्वास्थ्य, नियमित दवाइयां, जांच, इलाज और घर का खर्च उसके लिए सबसे बड़ी चिंता बन जाते हैं। अगर न्यूनतम पेंशन में वास्तविक वृद्धि होती है तो यह करोड़ों परिवारों के लिए राहत और भरोसा बनेगी। आप चाहें तो अपने अनुभव और सुझाव टिप्पणी में लिखें ताकि लोगों की वास्तविक स्थिति सामने आए और चर्चा केवल अफवाहों तक सीमित न रहे। साथ ही जो लोग पहली बार ऐसे विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं वे सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, क्योंकि पेंशन से जुड़ी कोई भी नई घोषणा या अपडेट आते ही सबसे पहले उसी पर साफ और आसान भाषा में बात होगी। इसी क्रम में यह भी समझना जरूरी है कि ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय ने ईपीएस 95 योजना की व्यापक समीक्षा सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह योजना वर्षों पहले उस समय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से बनी थी जब वेतन संरचना, नौकरी की प्रकृति और जीवन यापन की लागत आज जैसी नहीं थी। अब बदलते समय के अनुसार पेंशन गणना के सूत्र, अंशदान की दरें, न्यूनतम और अधिकतम सीमा तथा पात्रता मानदंडों में सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। लक्ष्य यही है कि आने वाले वर्षों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि पर्याप्त और सम्मानजनक पेंशन मिल सके। युवाओं के लिए संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, पेंशन केवल आज के बुजुर्गों का विषय नहीं है, यह आपकी अपनी आने वाली उम्र का आधार भी है। इसलिए अपने ईपीएफ और ईपीएस खाते की जानकारी नियमित रूप से जांचें, नाम और जन्मतिथि जैसी बुनियादी जानकारी सही रखें और जहां त्रुटि दिखे उसे तुरंत ठीक कराएं। अब उच्च वेतन पर पेंशन के अधिकार से जुड़ी महत्वपूर्ण स्पष्टता पर बात करते हैं। हाल के न्यायिक निर्णयों के बाद ईपीएफओ ने यह स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने अपने वास्तविक
और अधिक वेतन के आधार पर ईपीएस खाते में अंशदान किया है और जिनका अतिरिक्त योगदान संगठन द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, वे उच्च पेंशन के पात्र हो सकते हैं। पहले कई मामलों में पेंशन गणना एक निश्चित वेतन सीमा तक ही की जाती थी, भले ही वास्तविक वेतन उससे अधिक क्यों न हो। इसी वजह से अनेक कर्मचारियों को अपेक्षित से कम पेंशन मिलती थी। नई स्पष्टता के बाद लंबे समय से संघर्ष कर रहे कई कर्मचारियों के लिए यह राहत की बात है। यदि आपने या आपके परिवार में किसी ने उच्च वेतन पर अंशदान किया है तो अपने दस्तावेजों, पेंशन रिकॉर्ड और स्वीकृत योगदान की स्थिति को ध्यान से जांचें। जरूरत पड़े तो विशेषज्ञ सलाह लेकर यह सुनिश्चित करें कि पेंशन की गणना आपके वास्तविक अंशदान के अनुसार हो रही है या नहीं। ऐसे अधिकार आधारित विषयों पर नियमित अपडेट चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, इसे उन साथियों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे कोई जरूरी प्रक्रिया आपसे मिस न हो। अब एक राज्य स्तरीय पहल की बात करते हैं जिसका मॉडल दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। पंजाब सरकार के वित्त विभाग के निर्देशानुसार जिला कोषागार अधिकारियों द्वारा पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए विशेष पेंशन सेवा मेले आयोजित किए गए। इन शिविरों में पेंशनरों की केवाईसी प्रक्रिया, ई केवाईसी और एकीकृत पेंशन सेवा पोर्टल के महत्व पर जोर दिया गया। इस पोर्टल के माध्यम से पेंशन से जुड़ी सेवाएं, आवेदन, विवरण संशोधन, शिकायत दर्ज करना, शिकायत का निवारण और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हैं। ई केवाईसी को अनिवार्य कदम के रूप में रखा गया है ताकि भुगतान में रुकावट ना आए और लाभ सही व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। इन शिविरों में विभिन्न बैंकों के अधिकारी भी मौजूद रहे जिससे कई पेंशन संबंधी काम मौके पर ही निपटाए जा सके। यदि आपके परिचित पंजाब से हैं तो उनसे जरूर पूछें कि उनकी ई केवाईसी और पोर्टल पंजीकरण की स्थिति क्या है, और जरूरत हो तो उन्हें जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रेरित करें। अब उन साथियों के लिए एक सूचना जो ईपीएस 95 से जुड़ी मांगों और समस्याओं पर संगठित रूप से आवाज उठाने की बात करते हैं। सामाजिक माध्यमों पर यह जानकारी साझा की गई है कि 3 और 4 दिसंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जहां ईपीएस 95 से जुड़े पेंशनरों और हितधारकों की मांगे शांतिपूर्ण ढंग से रखी जाएंगी। जो भी समर्थक अपनी परिस्थिति और स्वास्थ्य के अनुसार वहां पहुंच सकते हैं, वहां उनसे अपेक्षा है कि वे नियमों का पालन करते हुए अनुशासन के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ठंड का मौसम होने के कारण स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पर्याप्त गर्म कपड़े, आवश्यक दवाइयां, पानी और जरूरत का सामान साथ रखें। भीड़ में अनावश्यक जोखिम न लें और यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। जो लोग स्वयं नहीं पहुंच सकते वे अपने किसी सक्षम परिचित के माध्यम से प्रतिनिधित्व की कोशिश कर सकते हैं या कम से कम सही जानकारी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर जागरूकता बढ़ा सकते हैं। ऐसे जमीनी कार्यक्रमों से जुड़ी आगे की विश्वसनीय जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि अपडेट समय पर मिले। अब आज की सभी प्रमुख बातों को एक साथ समेटकर समझें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। निकासी नियमों में बदलाव, 36 महीने की प्रतीक्षा अवधि, डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया, केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश, ईपीएस 95 की व्यापक समीक्षा, उच्च वेतन पर पेंशन की स्पष्टता और राज्य स्तर पर पेंशन सेवा शिविर, ये सभी कदम मिलकर व्यवस्था को ज्यादा सुरक्षित और भविष्य उन्मुख बनाने की दिशा में दिखते हैं। लेकिन किसी भी सुधार का असली लाभ तभी मिलेगा जब लाभार्थी की जानकारी सही हो, दस्तावेज व्यवस्थित हो और लोगों को समय पर सही जानकारी मिले। इसलिए एक बार अपने खाते, आधार लिंक, बैंक विवरण, नाम की वर्तनी, जन्म तिथि और केवाईसी की स्थिति जरूर जांच लें।
अपने परिवार के बुजुर्ग पेंशनरों की भी मदद करें ताकि उनकी पेंशन किसी तकनीकी गलती के कारण रुके नहीं। अगर आज की यह विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दिखाएं। इसे अपने रिश्तेदारों और सहकर्मियों के साथ साझा करें। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। नियमित सब्सक्राइबर्स से भी निवेदन है कि वे टिप्पणी में अपने प्रश्न और अनुभव लिखें ताकि आगे के वीडियो उन्हीं जरूरतों के अनुसार तैयार किए जा सके। आपकी जागरूकता और समय पर की गई छोटी छोटी सावधानी भविष्य में बड़ी परेशानी से बचा सकती है। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। धन्यवाद।